हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज इस राज्य के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर उड़ता पंजाब जैसी समस्याएं मौजूद आपको दिखाई देंगी। बेसिकली इस राज्य का नाम सुनते ही लोगों में कुछ गलत विचारधाराएं पनपने लगती हैं, जो कि सत्य नहीं है। और यदि सत्य है तो इसके पीछे का कुछ कारण है। वह कारण जाने बिना आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहां पर उड़ता पंजाब जैसी समस्याएं मौजूद हैं। अब हर राज्य में कुछ खामियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, परंतु इसको हम रीजनल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली कवर अप कर रहे हैं। याद रखिएगा कि रीजनल ज्योग्राफी में काफी स्टेट्स कवर अप पहले ही हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप उन वीडियोस को अवश्य देख लें। यानी कि एक एक राज्य के बारे में हमने वहां पर डिस्कशन किया है, वहां की लोकेशनल के बारे में जाना है, जो लोकेशंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस किया है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जाना है कि भाई यदि वहां पर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, और साथ में वहां पर यदि कोई समस्या है तो यह समस्या क्या है और यह समस्या क्यों है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज यदि हम पंजाब राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि बेसिकली जब आप पंजाब राज्य को देखेंगे तो इसको कहा जाता है कि यह नॉर्थ इंडिया में शामिल है ना, यानी कि यह नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। परंतु इंडिया का मैप देखने पर और ध्यान से देखने पर आपको ज्ञात होगा कि एक्चुअल में यह नॉर्थ इंडिया में नहीं आता, यह नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसे काउंट किया जाता है। अर्थात एटलस यदि आपके सामने रखा हो और यदि ना रखा हो तो जब भी आप एटलस नामक बुक को हाथ लगाएं तो उसको अवश्य देखिएगा कि इस एरिया में आपको यह पंजाब लोकेटेड मिलेगा। अब यहां पर यदि हम पंजाब का अर्थ निकालते हैं कि भाई पंजाब का बेसिक मीनिंग क्या होता है, हर स्टेट का नाम किसी ना किसी अर्थ के आधार पर रखा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ों के आधार पर रखा गया था, ठीक उसी प्रकार इस पंजाब का नाम रखने के पीछे भी कुछ तथ्य तो विद्यमान होंगे। तो बिल्कुल सही है कि यदि आप संस्कृत में देखें तो इसका मतलब होता है पंच प्लस आब वाला क्षेत्र। अब पंजाब का मतलब हम केवल और केवल इसलिए जान रहे हैं ताकि आप ये जान पाए भाई कि ये कितना महत्वपूर्ण है ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। और क्यों कहा जाता है कि जब आप मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अध्ययन करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो वहां पर एक शब्द आता है जिसका नाम है दोआब कठेरा। ये दोआब कठेरा के लिए क्यों फेमस था? यदि मैं बोलता हूं कि विस्तीर्ण कृषि या एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहां की मेन समस्या है, तो ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है? डेजर्टिफिकेशन इसके साउथ से आ रहा है, तो ये डेजर्टिफिकेशन किस प्रकार जिम्मेदार है इस पंजाब प्रांत की या फिर पंजाब राज्य की समस्याओं के लिए। और साथ में समस्या ही नहीं, एक्चुअल में यहां पर जितनी भूमि एग्रीकल्चर के लिए है उनको कम करने में, उसका परसेंटेज लगातार कम करने में ये किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि इस पंजाब रीजन की हम बात करें तो ये पंजाब रीजन इतना पुराना है, इवन पंजाब और हरियाणा दोनों को ही हम शामिल कर लेते हैं। कारण यह है कि एक डेट आप हमेशा याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966 इस दिन क्या हुआ था भाई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जिन भी राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बाद में उनका फर्दर एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और जब उनको पुनर्गठित किया गया तो एक्चुअल में याद रखें कि पहले पंजाब और हरियाणा एक हुआ करते थे, फिर बाद में हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हो जाता है, और फिर जो आज वर्तमान में हम पंजाब देख रहे हैं वह पंजाब अस्तित्व में आता है। अब इसका लोकेशनल एनालिसिस में बताऊंगा, उससे पहले जरा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पंजाब हम नाम देते हैं ये संस्कृत के आधार पर पंच प्लस आब नाम दिया जाता है। अर्थात यहां पर ये जो आब दिख रहा है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है दोआब, और दोआब का एक्चुअल अर्थ होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस भी एरिया में आज वर्तमान में जिस भी एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा है, आप उसी के आसपास के एरिया में देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात दैट इज औद्योगिकीकरण भी आपको वहां पर संपन्न दिखाई देगा। यानी कि इस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा मौजूद है, और साथ में यहां उपजाऊता या फिर कृषि के लिए भी यह भूमि बहुत ही ज्यादा समृद्ध मानी जाती है। दैट इज वाई यदि आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का केंद्र माना जाता है यही पंजाब वाला रीजन, पंजाब और हरियाणा, और साथ में यूपी वाले रीजन में भी आप शामिल कर सकते हैं। यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर इसी को कॉल किया जाता है हरित क्रांति का केंद्र।
अब हरित क्रांति को जनरली हम पढ़े ऐसे लेते हैं कि भाई हरित क्रांति ने भारत में बहुत कुछ किया, बहुत सारी समृद्धताएं लाई। कई बार यह पढ़ा जाता है कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि को इसी हरित क्रांति की देन माना जाता है। कारण क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार के हमने रासायनिक उर्वरकों, खादों का प्रयोग किया, हमने कृषि में नई नई वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाया। परंतु याद रखें कि हर चीज कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी देती है और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देती है। जब आप हरित क्रांति को पढ़ते हैं तो जहां पर इसने पंजाब, हरियाणा, यूपी वाले रीजन में, मेनली पंजाब हरियाणा वाले रीजन में एग्रीकल्चर को बढ़ाया था, वहीं पर कुछ समस्याओं को भी जन्म दिया था। जैसे जब आप हरित क्रांति के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बातचीत करेंगे तो वहां पर एक बात कही जाती है कि इस हरित क्रांति ने शुगर और साथ में अन्य समस्याओं को जन्म दिया, मोटापे को जन्म दिया था, है ना। तो ये क्यों होता है भाई? ये कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। कभी एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं जितने भी वीडियोस के बारे में बोल रहा हूं कि भाई हर क्षेत्र की एक समस्या है, हर क्षेत्र की एक समस्या पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कहां पर कौन सी समस्या विद्यमान है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। परंतु यहां पर अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कारण यह है कि अभी इसी से जुड़े हुए अन्य एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो यदि मैं यहां पर बात करूं तो हरित क्रांति का केंद्र जो कि पंजाब और हरियाणा वाला रीजन था, इस पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में इसी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कई और समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें से एक समस्या है विस्तीर्ण कृषि। अब जरा समझिएगा कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये 5 नदियों के मध्य के क्षेत्र को आपने नाम दिया है क्या? दैट इज, इसको आपने बोला है पंजाब वाला रीजन, अर्थात ये 5 नदियों के मध्य का क्षेत्र है। और ये 5 नदियां कौन सी हैं? तो इसमें आप एक नदी तंत्र को शामिल करते हैं, इसको नाम दिया जाता है सिंधु नदी तंत्र। और ये सिंधु नदी तंत्र में कुल मिलाकर 6 नदियां देखने के लिए मिलती हैं। और इस सिंधु नदी तंत्र का वर्णन आप याद रखें कि जब आर्यंस का आगमन भारत में हुआ था, उस समय के जो लेख थे उनमें भी इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। वर्तमान कंटेक्स्ट से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। आप माइडेवल हिस्ट्री को यदि देखें, यदि आप पाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन करें, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में भी इसका वर्णन आपको भली भांति आधार पर मौजूद दिखाई देगा। और भली भांति आधार पर मौजूद दिखाई ही नहीं देगा, बल्कि इनके बारे में बताया भी गया है। जैसे लाइक सरस्वती नदी, इंडस नदी के नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ शहर आपको पंजाब वाले क्षेत्र में भी मौजूद दिखाई देते हैं। परंतु यहां पर मैं पंजाब के बारे में यदि बता रहा हूं और मैं यह बोल रहा हूं कि सर सिंधु नदी तंत्र की 5-6 नदियां के मध्य में पाया जाने वाला जो 5 दोआब वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको पंजाब नाम दिया गया है। तो आप में से आधे से अधिक लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि सर एक्चुअल में यदि पंजाब को देखा जाए तो ये छोटा सा है, और यदि इसके उत्तर में हम देखें तो जम्मू कश्मीर है, और एटलस में सिंधु नदी तंत्र को देखे जाने पर यह ज्ञात होता है कि इसकी आधे से अधिक नदियां पाकिस्तान, इंडियन पंजाब में प्रवाहित नहीं होती। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि एक्चुअल में 5 नदियों के मध्य के क्षेत्र को पंजाब नाम दिया गया? तो जरा सी कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक्चुअल में क्या हम आज के पंजाब की बात कर रहे हैं? आज के पंजाब की बात हम आगे करेंगे, 10 से 15 मिनट बाद आज के पंजाब की हम बात करेंगे, जहां पर कुछ समस्याएं मौजूद हैं। परंतु अभी वर्तमान में हम जिस पंजाब की बात कर रहे हैं, यह वो पंजाब है जब इंडिया एंड पाकिस्तान का सेपरेशन नहीं हुआ था। अर्थात एक रफली मैप यदि मैं ड्रॉ करूं तो एक रफली मैप के आधार पर यह कुछ इस प्रकार का बनकर आएगा कि यहां से यह शुरू होता था, यहां से प्रारंभ होते हुए फिर ये आगे की ओर बढ़ता था, और यहां पर आता था वह पंजाब जिसको एक्चुअल में शामिल किया जाता था किसमें? इसे वास्तविकता में शामिल किया जाता था पंजाब प्रांत वाले क्षेत्र में। और यहां से प्रारंभ होते हुए ये कुछ इस प्रकार का, अर्थात यहां से आप इसको सेपरेट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप इसको सेपरेट करेंगे। यहां पर ये वाला जो प्रांत है इसको कहा जाता था इंडियन पंजाब, और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता था पाकिस्तान का पंजाब। और यहां पर जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन होता है तो पाकिस्तान के पास पंजाब का बड़ा भाग जाता है। यानी कि जो पंजाब हम देख रहे हैं, अमृतसर और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज को हम देखते हैं, ये बहुत छोटा भाग है।
एक्चुअल पंजाब तो पाकिस्तान में है और एक्चुअल मीनिंग ऑफ पंजाब ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज वाई यहां पर जो नदी प्रवाहित होती है सिंधु नदी, इसको कहा जाता है पाकिस्तान की जीवन रेखा, क्योंकि ये पूरे पंजाब को सिंचित करती है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि इसका सेपरेशन हो गया है और सेपरेशन के बाद हमने इसको कहना चालू कर दिया है, दैट इज ये है हमारा पाकिस्तान का पंजाब और एक है हमारा ये वाला जो एरिया है ये है भारतीय पंजाब वाला सेक्शन। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है एक्चुअल में याद रखें कि यह लाइन है रेड क्लिफ लाइन, जो कि सैरल रेड क्लिफ के द्वारा मार्क की गई थी। यानी कि यहां पर भी रेड क्लिफ लाइन का विस्तार मिलेगा, परंतु इससे ऊपर आपको रेड क्लिफ लाइन का विस्तार नहीं मिलेगा। कारण यह है कि उस समय तक राजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे और साथ में जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था, यानी कि एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था कि सर अभी ना ही ये पाकिस्तान का पार्ट है और ना ही ये भारत का पार्ट है। यहां पर मैंने ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां जो पंजाब में दिखा रहा हूं, एक्चुअल मैप ऑफ पंजाब को देखेंगे, वह पंजाब जो कि इंडिया का पार्ट है, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्थात यहां से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो ये है एक्चुअल में इंडिया का पंजाब, वह पंजाब जो कि आज वर्तमान में आपको दिखाई देता है इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली। यह है पंजाब का मैप, यानी कि इस मैप में और इस मैप में काफी डिफरेंस है। भाई ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ? तो देखना, ये पंजाब था हमारे पास, पर इसका भी सेपरेशन होता गया। इसके सेपरेशन के द्वारा हरियाणा बना 1996 में, और जो पंजाब आज हमको दिखाई दे रहा है यह है ये वाला पंजाब। मतलब कि यहां पर जितनी भी रिवर्स फ्लो करती थी, जैसे कि लाइक यहां पर, अब मैं पूरा का पूरा एरिया आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं भाई कि यह है हमारा इंडिया का मैप। यहां पर आता है पंजाब, पंजाब के बाजू में आपको मिलेगा हरियाणा। इसकी लोकेशनल एनालिसिस की यदि हम बात करें कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या है, तो आई थिंक आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड इसको कर पाएंगे। उससे पूर्व जरा दिशाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि हर वीडियो में हम कर रहे हैं कि यह है हमारी पूर्व से पश्चिम की दिशा, यह है पूर्व से पश्चिम की दिशा। पश्चात एक आती है उत्तर से दक्षिण की दिशा और इनके मध्य की दिशाएं। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि वेस्टर्न पार्ट में हम जाते हैं तो वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान वाला रीजन, है ना। यहां पर मिलेगा आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसे नाम दिया जाता है रेड क्लिफ लाइन। ये वही पाकिस्तान है जिसके साथ रेड क्लिफ लाइन साझा करता है कौन? यह पंजाब वाला रीजन। अर्थात कुल मिलाकर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई भारतीय पंजाब और इंडिया, भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के मध्य जो लाइन है, इसको कॉल किया जाता है एक्चुअल में क्या? इसको कॉल किया जाता है रेड क्लिफ लाइन। इज दैट क्लियर? अब जरा मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जब आप मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में जरा इंपॉर्टेंट बात, जरा आवश्यक रूप से यह बात आप मार्क करिएगा कि जब आप मैपिंग करें ना तो मैपिंग थोड़ी सी अच्छी रहे। ज्यादा अच्छी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, परंतु हां, वे सभी स्टूडेंट जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है या फिर जो ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैपिंग थोड़ी सी आवश्यक हो जाती है। जब आप मैपिंग करें तो इसमें लोकेशनल एनालिसिस, इसमें थोड़ी सी माइंड मैपिंग का आप टच, ये सभी आवश्यक रूप से इसमें पुट करते जाएं। इज दैट क्लियर? चलिए अब वापस आते हैं यहां पर। जब आप देखेंगे बच्चे तो यहां पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है वेस्टर्न पार्ट में। यदि आप नॉर्थ में जाएंगे तो पाकिस्तान के बारे में मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, दैट इज वाई मैं यहां पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से शेडिंग भी कर सकते हैं, जो कि बताता है कि हाँ वाकई में आपने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया हुआ है। पश्चात इसके जब आप नॉर्थ में आते हैं तो नॉर्थ में दिखाई देता है क्या? जम्मू कश्मीर वाला रीजन, और यह जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी तो नहीं परंतु वहां एक समस्या यह भी निकल कर आ जाती है। क्या होता है भाई इससे? तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, आपने ये पूरा मैप ड्रॉ किया। अब देखिएगा कि यहां से सिंधु नदी तंत्र प्रवाहित होती है किस एरिया से, तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, दैट इज वाई मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैप नहीं बना रहा हूं। आप लोग उस मैप को अवश्य देखें। एक रफली मैप मैं यहां पर अवश्य ड्रॉ करूंगा। जैसे तिब्बत के पठार पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील,
और इस मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। अब बेसिकली यहां से कई नदियां निकलती हैं क्योंकि ये एक जल विभाजक है, और जब यह सिंधु नदी निकलती है तो इसी को लद्दाख राज्य में कॉल किया जाता है सिंगे खाम्बन। और जब यह लद्दाख से प्रवाहित होती है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए और लद्दाख की राजधानी लेह से ये प्रवाहित होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, गिलगिट बाल्टिस्तान में यहां प्रवाहित होते हुए। गिलगिट बाल्टिस्तान कहां पर है? तो यह जो इंडिया का मैप नजर आ रहा है, इस इंडिया के मैप में यहां पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको अपने मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, है ना। यहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। अब मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा भाई, कि यदि आप यहां तक आए हैं तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और उनके लिए यह बात आवश्यक हो जाती है कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने प्लेटफॉर्म पर P2I बैचेस लॉन्च किए हैं, जो कि बेसिकली प्रतिज्ञा प्लस बैच हैं। और यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो भाई 31 अगस्त से यहां पर क्लासेस प्रारंभ भी हो जाएंगी। यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड का यूज करके 23,999 रुपए में इनका पार्ट बन सकते हैं। अब यहां पर आ गई पैसे की बात, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकलिटी में यदि आप देखेंगे तो ये बैचेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी का, तो है ना। अब यदि मान लीजिए ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए कि भाई यदि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके अलावा भी एक प्लस पॉइंट है जो कि इस प्रतिज्ञा प्लस बैच का अर्थ है। और ये क्या है प्लस पॉइंट? तो यहां पर वीकली टेस्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, जिनमें यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो हर बार फर्स्ट रैंक हासिल किए जाने पर आपको 11,000 रुपए तक का इनाम मिल सकता है। यानी कि आपका मोटिवेशन डेडिकेशन बना रहे, इसके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी ने इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस को लॉन्च किया है। यदि आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आप इसका पार्ट बन सकते हैं, ताकि आप 31 अगस्त से अपनी क्लासेस प्रारंभ कर सकें स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। चलिए वापस आते हैं अपने अध्याय पर। यदि आप देखें वापस आते हैं अपने अध्याय पर कि यदि आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा था कि यह पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब वाले रीजन में ही कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि लाइक ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है अमृतसर का, है ना। गोल्डन टेंपल पता होगा आपको कि यहीं पर लोकेटेड है, और यहीं पर आपको ऑपरेशन ब्लू ऑपरेशन से संबंधित तथ्य यहां पर विद्यमान दिखेंगे, है ना, जो कि चलाया गया था। और यानी कि पूरा जो केस है आपको पता होगा, और यदि नहीं पता है तो भाई इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है पहले ही, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। यह है हमारा अमृतसर वाला रीजन। अब गोल्डन टेंपल के लिए ही जाना जाता है, और नॉट ओनली गोल्डन टेंपल बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी यह बहुत ज्यादा फेमस दिखाई देता है, यह अमृतसर वाला रीजन। जैसे कि खान पान के लिए, मार्केट के लिए बहुत अधिक फेमस है। यहां पर याद रखो कि अब मैं जिस नदी तंत्र की बात कर रहा हूं ना, उसके बारे में जरा आप समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं, और यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको भूल गया हूं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, परंतु जरा समझने का प्रयास करिए कि यह है हमारी मानसरोवर झील। यहां दिखाई देती है मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बतियन प्लेट्यू पर आती है। यहां से एक रिवर का ओरिजिन हो रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं इसका क्या नाम दिया जा रहा है? सिंधु नदी। और सिंधु को कहा जा रहा है लद्दाख में सिंगे खाम्बन। ये पाकिस्तान में भी प्रवाहित हो रही है, और पश्चात इसके ये आ रही है कहां? कराची में अपना मुहाना बनाने के लिए अरब सागर में अपना माउथ क्रिएट कर रही है। पश्चात इसके यहीं से एक और रिवर का ओरिजिन हो रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है सतलुज नदी या फिर सतलुज रिवर। यहां से ओरिजिनेट हो रही है, और ये सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर अपना जल गिरा रही है इस सिंधु नदी में, अर्थात दैट इज इस प्लेस को आपको याद रखना है, दैट इज ये है हमारी मिठानकोट वाली प्लेस। अब इसी में याद रखो कि पंजाब में एक स्थान है जिसका नाम है कपूरथला। पंजाब में एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है कपूरथला। ये लोकेटेड है इस एरिया में, है ना। कपूरथला के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा हरिके, और ये जो कपूरथला और हरिके है ये नियर बाय ही है ना। इनमें क्या इंपॉर्टेंस है भाई? कपूरथला हो गया और हरिके। इस हरिके में एक बैराज बना हुआ है जिसको कहा जाता है हरिके बैराज। इसे क्या कॉल कर लिया जाता है? हरिके बैराज।
ये एक प्रकार की परियोजना भी है और यहीं पर सिंधु और व्यास नदियों का मिलन होता है, अर्थात यहीं पर आपको संगम देखने के लिए मिलेगा इन दोनों ही रिवर का। हरिके बैराज परियोजना ये सिंधु और साथ में व्यास नदी के संगम पर स्थित परियोजना है जिसका लाभ पूरे के पूरे पंजाब के द्वारा लिया जाता है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर ये व्यास नदी कहां है, तो व्यास नदी आप पाएंगे कि इस एरिया से लोकेट हो रही है बाड़ा लाचारा दर्रे के समीप से, और ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर इस सतलुज नदी में अपना मुहाना बना रही है। और ये हो गई हमारी वह प्लेस जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, पंजाब का कपूरथला के समीप हरिके नामक स्थान। पश्चात इसके याद रखें कि इसमें और भी अन्य रिवर हैं, जैसे उत्तर की ओर ही यदि आप देखें तो यहां पर एक और रिवर है जिसका नाम है झेलम नदी, जिसका उद्गम होता है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, और ये मेन सहायक नदी है, मेन ट्रिब्यूटरी है बेसिकली इस चिनाब नदी की। और ये दोनों मिलते हैं जिस प्लेस पर, इस प्लेस को नाम दिया जाता है छांग जिला। और ये छांग जिला कहां पर है, तो ये आता है पाकिस्तान के समीप। क्या नाम है इसका, इसका नाम आता है, जस्ट अ मिनट, ऐसे लिखते नहीं बनता है, इसका नाम है छांग जिला। ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। इज दैट क्लियर। पश्चात इसके जब आप नीचे आएंगे तो नीचे एक और रिवर है जिसका नाम है, यहां से आती है रावी नदी, और ये रावी नदी भी अपना जल विसर्जित करती है इस चिनाब नदी में। और ये चिनाब नदी जाती है और अपना जल गिराती है किसमें, इस सतलुज नदी में। अब इनके मध्य का ये जो एरिया है, इनके मध्य का जितना भी रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज यह पूरा का पूरा क्षेत्र, एक्चुअल में इसे कॉल किया जाता है दोआब क्षेत्र। इसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र। अब यहां पर इन दोआब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है भारत का दोआब क्षेत्र और एक आता है पाकिस्तान का जो दोआब क्षेत्र। इनमें से जरा समझने का प्रयास करिएगा कि कौन सा पाकिस्तान में है और कौन सा भारत में है। जब आप इसको समझेंगे तो आप पा रहे हैं कि भाई ये जो सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास को नहीं काउंट करना है, और सतलुज, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में प्रवाहित हो रही हैं। और जो अन्य रिवर हैं जैसे कि सिंधु को हटाकर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये भारतीय पंजाब में प्रवाहित हो रही हैं। अर्थात इसका तात्पर्य, जस्ट अ मिनट, कि जब हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा दोआब है ना, तो यहां पर याद रखो कि सिंधु, यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इनके नेमिंग कर देता हूं मैं भाई। ये है हमारी इंडस रिवर, या फिर इसको कहा जाता है सिंधु। सिंधु के बाद आती है झेलम, और सिंधु और झेलम के मध्य में जो दोआब क्षेत्र है, एक्चुअल में इसे काउंट किया जाता है सिद्ध दोआब, है ना, इसका नाम आता है सिद्ध दोआब। पश्चात इसके झेलम और चिनाब के मध्य में जो दोआब क्षेत्र है, इसको काउंट किया जाता है, इसको कॉल किया जाता है छिज दोआब। दैट इज ये वाला जो एरिया है, इसे कॉल किया जाएगा छिज दोआब, यानी कि एक हुआ सिद्ध और एक हुआ छिज दोआब। पश्चात इसके ये किसके मध्य है, तो झेलम, और ये आती है हमारी चिनाब रिवर। चिनाब के बाद आती है रावी नदी, दैट इज ये है हमारी रावी। और चिनाब और रावी के मध्य में जो दोआब है, इसे कॉल किया जाता है रचना दोआब। दैट इज कॉल्ड रचना दोआब वाला रीजन। अब रावी के बाद आती है व्यास रिवर, और रावी और व्यास के मध्य में जो है, इसे कॉल किया जाएगा, एक्चुअली रावी और व्यास, इसे कॉल किया जाएगा बारी, इसे कॉल किया जाएगा बारी दोआब। अब बारी के पश्चात आती है सतलुज नदी, यानी कि रावी के बाद, व्यास के बाद आती है सतलुज नदी, और इनके मध्य में जो दोआब एरिया है, इसे कॉल किया जाएगा विष्ट दोआब वाला एरिया, या फिर विष्ट दोआब वाला रीजन। अब इससे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाई, इससे मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि कुछ नहीं करना है। यह जो सिंधु नदी तंत्र लिखा हुआ है ना, ये जो सिंधु नदी तंत्र मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप दो पार्ट में कुछ इस प्रकार से सेपरेट कर दो। और जब आप दो प्रकार से, दो आधार पर सेपरेट करोगे, तो आपको यह पूरा का पूरा दोआब एरिया बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि अब इसमें, जस्ट अ मिनट, इसमें से कौन सा दोआब क्षेत्र कहां पर मौजूद है। इसको आपने कुछ इस प्रकार से सेपरेट कर दिया, यानी कि यहां पर ये आया, ये इस प्रकार से, यानी कि यहां पर जो वाला एरिया है, यहां पर जो नदी जा रही है, इसको नाम दिया गया पाकिस्तान का पंजाब, और इसे नाम दिया गया हिंदुस्तान या फिर इंडिया का पंजाब। अब जरा देखिएगा कि सिद्ध, छिज, ये दोनों ही दोआब क्या आपको नजर आएंगे पाकिस्तान वाले पंजाब में।
बिल्कुल आएंगे। परंतु जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सिद्ध भी आ रहा है, छिज भी आ रहा है, और फिर रचना आएगा और विष्ट आएगा। जो नहीं आएगा यह है बारी दुआब। यह पाकिस्तान में शामिल नहीं किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है बारी दुआब, अर्थात ओनली इन इंडिया में आता है, ये ओनली इंडिया में ये लोकेटेड है। सेम एज यदि आप सिद्ध दोआब को देखेंगे तो सिंधु नदी भारतीय पंजाब में प्रवाहित नहीं हो रही है। समझने का प्रयास करना, ये भारतीय पंजाब में नहीं है, ना ही वर्तमान के और ना ही पुराने। तो इसको कहा जाता है कि ये ओनली लोकेटेड मिलेगा कहां, ये ओनली लोकेटेड है पाकिस्तान के पंजाब में, ओनली इन पाकिस्तान। ये जो सिंधु नदी तंत्र है, जरा इसके आधार पर यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, भाई ये वरदान तो है, यहां पर दोआब मिल गए हैं, और ये वरदान तो है कि भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई दोआब क्षेत्र है और कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। पर याद रखो, जो क्षेत्र जितना ज्यादा समृद्ध माना जाता है उसका एक्सप्लॉइटेशन उतना ही अधिक होता है, और एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इस पंजाब का भी। यानी कि कालांतर में आप एक शब्द सुनेंगे, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी इस वीडियो के बताया था, इस शब्द का नाम है दोआब कठेरा। अब ये जो दोआब कठेरा है ना, ये जाना जाता था बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए। कारण क्या है कि सर, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो वो टैक्स लिया करते थे। अब टैक्स क्या आज के जैसे मुद्रा के रूप में लिया जाता था? नहीं, उस समय मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, धन यानी जो अनाज था उसका प्रयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में। मुद्रा चलती थी, ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा, मुद्रा चलती थी, परंतु वहां पर आधे से अधिक लोग, तो आधे से अधिक भारतीयों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और एक्सप्लॉइटेशन के आधार पर वो जिस मुद्रा का प्रयोग करते थे वो तो था अनाज। तो यहां पर टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था। अब जहां पर उत्पादन कम हो रहा है वहां से टैक्स मान लीजिए 10% लिया जा रहा है, और जहां पर उत्पादन यानी कि किसी भूमि पर 10 किलो अनाज का उत्पादन हो रहा है तो यहां पर 10% टैक्स, यानी कि आप 1 किलो अनाज हमें दीजिए भाई। पर किसी एरिया में यदि 25 किलो अनाज का उत्पादन हो रहा है तो भाई यहां से तो अधिक टैक्स लिया जाएगा ना। तो यह क्षेत्र कहलाता था बेसिकली दोआब कठेरा वाला एरिया। अर्थात यह जाना किस लिए जाता था? तो यह क्षेत्र जाना जाता था अतिरिक्त टैक्स के लिए, और जब यहां से अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था तो फिर यहां के कृषकों के द्वारा अतिरिक्त उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स देना कोई चाहता है क्या? नहीं। तो ये अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कई प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग करेंगे, और जब कई प्रकार की प्रणालियां आएंगी तो वह प्रणालियां अपने साथ कई प्रकार की समस्याएं भी लेकर आएंगी, और यही समस्याएं आपको आज वर्तमान में बहुत ही ज्यादा दिखाई देती हैं इस पंजाब प्रांत वाले रीजन में। और यदि आप देखें तो फिर इन समस्याओं के बारे में विचार किया गया, तो विचार करने पर मालूम चला कि यह समस्याएं ना केवल मानव जनित हैं बल्कि यह समस्याएं प्राकृतिक भी हैं, अर्थात प्रकृति भी कुछ परिवर्तन कर रही है, और साथ में मानव भी अपनी एक्टिविटीज के द्वारा यहां पर बहुत सी ऐसी समस्याएं घटित कर रहा है, या फिर समस्याओं को जन्म दे रहा है जो कि बहुत ही विध्वंसक हो सकती हैं आने वाले समय में। अब क्या है ये समस्याएं, जरा एक एक करके आप मेरी बात समझना चालू करिएगा। जैसे सबसे पहली समस्या पर यदि हम गौर करते हैं, देखना, मैंने अभी बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब भारत में आया था तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का केंद्र पंजाब और हरियाणा राज्य थे। अब जरा समझने का प्रयास करो कि उत्तर में इसके मौजूद है क्या? उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज जम्मू कश्मीर वाला रीजन। यहां पर आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। जस्ट अ मिनट, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, कारण यह है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को पर मैं टारगेट कर रहा हूं। तो यह है हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन, क्लियर है? और नीचे आता है इसके राजस्थान, यानी कि दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में आपको दिखाई देता है राजस्थान वाला क्षेत्र, और मध्य वाला जो पंजाब है, इनके मध्य में आपको नजर आएगा यह पंजाब। यहां पर तो पता है कि पाकिस्तान है। अब इतने ही रीजन की हम बात करते हैं कि ऊपर से भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, अर्थात नॉर्थ पार्ट से, और दक्षिण से भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, दैट इज साउथ पार्ट से। साउथ में क्या है? यहां पर लोकेशन है राजस्थान की, और नॉर्थ में क्या बताया मैंने अभी? जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर में स्थित है हिमालय, और हिमालय की स्थिति के कारण जब यहां पर वर्षा होती है, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी पर जब वर्षा होती है तो इस
से कुछ मौसमी नदियों का उद्गम होता है और इन मौसमी नदियों को कहा जाता है मौसमी जलधारा, या फिर यहां जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज में यदि हम बोलते हैं और बेसिकली हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में यदि समझने का प्रयास करें तो इसे कॉल किया जाता है छोस। और ये छोस करती हैं बेसिकली अपर्दन, यानी कि यहां पर वर्षा काल में जो मौसमी नदियां निकलती हैं इन्हें कॉल किया जाता है एक्चुअली में छोस। और ये छोस करती हैं अपर्दन, और अपर्दन के द्वारा जिस भी क्षेत्र से ये गुजरती हैं वहां पर करती हैं अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण। अब ये स्थलाकृतियां क्या होती हैं, तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, ये जितने भी एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में ये किसी ना किसी प्रकार की स्थलाकृति को दर्शाते हैं। तो जब ये वर्षा काल में ये छोस रिवर्स निकलती हैं या फिर ये छोस निकलती हैं तो ये अपर्दन करती हैं, और जब ये अपर्दन करती हैं तो आप पाएंगे कि पंजाब में उड़ता पंजाब जैसी समस्या होने का मेन रीजन क्या है। क्या यहां की जो फोर्स है या इसको कंट्रोल नहीं कर पाती? भाई कंट्रोल करने का प्रयास करती है, पर कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं इसके, जिसके कारण यह समस्याएं जन्म लेती हैं कि किसी एरिया से एक बार नदी गुजर गई, पश्चात दूसरी बार नदी गुजर गई, पश्चात तीसरी बार नदी गुजर गई। अब यदि नदी वर्ष भर प्रवाहित हो तो बात अलग है, परंतु यदि वर्ष भर प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये उस क्षेत्र में अपर्दन करेगी, और जिस भी क्षेत्र में ये अपर्दन करेगी वहां पर क्या ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि वहां पर मानव अधिवास भी नहीं हो पाएगा। मानव अधिवास नहीं है तो कृषि नहीं है, और यदि कृषि नहीं है तो कृषिगत उद्योग भी वहां पर स्थापित नहीं होंगे। कारण क्या है कि इस रीजन में एक्चुअल में निर्माण हो गया है उत्खात भूमि क्षेत्रों का। इस पूरी भूमि को आप नाम देते हैं उत्खात भूमि क्षेत्र, और जब उत्खात भूमि क्षेत्र में आप नहीं पाते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, आप नहीं पाते हैं औद्योगिकरण, और नहीं मिलता है आपको एग्रीकल्चर, तो आप पाएंगे कि यह क्षेत्र एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा वीरान हो गया है। और इसी को सामान्य भाषा में कॉल किया जाता है एक्चुअल में बीहड़ क्षेत्र। यहां पर बनते हैं बीहड़ क्षेत्र, और भारत में यह बीहड़ आपको दो स्थानों पर मौजूद देखने के लिए मिलेंगे मेजर, यानी कि बहुत बड़े आधार पर। इनमें एक आता है पंजाब, और पंजाब सीमा साझा करता है एक्चुअल में किसके साथ? पंजाब सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान सीमा साझा करता है, हमेशा याद रखिएगा, किसके? अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान जाना जाता है अफीम के व्यापार के लिए, और यहां पर पाकिस्तान में अफीम आती है अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के थ्रू ये प्रवेश करती है भारत वाले रीजन में, इस पंजाब वाले रीजन के थ्रू। अर्थात यहां पर उत्खात भूमि क्षेत्र का निर्माण हुआ है, यह पूरा का पूरा रीजन उत्खात भूमि क्षेत्रों में आता है, और यहीं पर ऊपर की ओर झेलम नदी भी प्रवाहित हो रही है, क्लियर, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। यहां से ड्रग स्मगलिंग की समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी कहां पर? इस पूरे पंजाब रीजन में, यानी कि प्रवेश कर गया तो यह अब अंदर की ओर भी प्रवेश कर जाएगा। तो जब आप पाते हैं कि सर उत्खात भूमि क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो इस पूरे उत्खात भूमि क्षेत्र में इन बीहड़ों के थ्रू पाकिस्तान के मार्ग से आती है ड्रग, और इसी के कारण इस पूरे पंजाब में आपको ड्रग स्मगलिंग की समस्याएं मिलेंगी। भाई एमपी में भी है, तो एमपी में मैंने पहले ही बताया था कि चंबल नदी में आपको बीहड़ जो उत्खात भूमि क्षेत्र जो देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर डाकुओं की समस्या मिल रही है। और याद रखें कि यह तो आपसे पूछा ही जाएगा कि इसकी समस्या क्या है, साथ में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि सर ये जो अपर्दन करती है, इन अपर्दनों को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखें इनको कहा जाता है रील, रवाइन, खाइन नहीं है ये, रवाइन। और ये है हमारा गली प्रकार का अपर्दन। ये 3 प्रकार के अपर्दन करती है। जैसे आपने कई बार चंबल के डाकुओं को देखा होगा या फिर डाकू वाली मूवीज को देखा होगा, तो आपने पाया होगा कि वो बहुत बड़े बड़े बीहड़ों में रहते हैं, जहां पर पुलिस भी आने से घबराती है। कारण क्या है? कोई वाहन नहीं जा सकता है, किसी प्रकार के यानी ट्रांसपोर्टेशन वहां पर नहीं है, ना ही आप जानवर घोड़ों पर बैठकर जा सकते हो। तो बेसिकली मूवीज में बताया जाता है कि ये घोड़ों पर बैठकर जा रहे हैं। अब ना जाने वो कितना सत्य है कितना असत्य है, परंतु वहां फूलन देवी जैसे नाम यदि आपने सुने हो तो काफी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि ये सत्य घटना पर आधारित हो सकती है। अब जरा यहां पर आप देखिएगा कि एक तो हुआ उत्खात भूमि क्षेत्र, और इसके कारण जो समस्या एक्चुअल में आपको इस एरिया में मौजूद दिखाई दे रही है, दैट इज ड्रग स्मगलिंग की समस्या। पहली समस्या तो ये हो गई। सेकेंड समस्या आप पाते हैं जो कि साउथ पार्ट से आती है, यानी कि यह उत्तर से आ रही है, यह उत्तर से आने वाली समस्या है। साउथ में लगा हुआ है राजस्थान, और राजस्थान वाले एरिया को जब आप देखेंगे तो एक्चुअल में वर्तमान समय में
जितने भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है, आप इस बात से समझो कि भाई लगातार आप पा रहे हो कि लगातार इस मरुस्थलीकरण का विकास हो रहा है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। देखो, एक तो हो गया उत्खात भूमि क्षेत्र जो प्राकृतिक भी है और जो मानव निर्मित भी है। अब राजस्थान में जो थार डेजर्ट एक्चुअल में विद्यमान है, इस थार डेजर्ट का विस्तार हो रहा है उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर में लोकेटेड है क्या? पाकिस्तान। और ये समस्या हो क्यों रही है? तो जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का और साथ में क्लाइमेट चेंज का, अर्थात वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण यह समस्या हो रही है। अब जब ये समस्या हो रही है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि सर यहां पर पंजाब में जो कृषि योग्य भूमि थी उसका जब मरुस्थलीकरण हुआ तो इस मरुस्थलीकरण के कारण आपने वहां की जो उपजाऊ मृदा थी इसको अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तित कर दिया, और जब उपजाऊ मृदा अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तित होती है तो इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपको उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर, उस क्षेत्र के मानवों पर और उस क्षेत्र के हर गतिविधि पर आपको दिखाई देता है। यह दूसरी समस्या हुई। तीसरी समस्या यह है कि भाई यहां पर उत्तर में आ गई क्या? छोस वाली नदियां, और दक्षिण में, जस्ट अ मिनट, उत्तर में आपको दिखाई दी छोस वाली नदियां जिसके कारण उत्खात भूमि क्षेत्र, दक्षिण से आ गया मरुस्थलीकरण। मन में एक सवाल आया कि भाई मध्य वाला भाग बचा हुआ है, नहीं बचा। मध्य वाले भाग में एक्चुअल में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है और यही इसकी खामी बन गई। कारण क्या है कि मानव, जिसको मैं बोलता हूं कि भाई ये प्रकृति का नाश तो करता है, परंतु यहां पर नाश करने में इसने मेन भूमिका यह भी निभा दी कि यहां पर एग्रीकल्चर बहुत हो रहा था। मानव को थोड़ा सा दो, उसकी लालसा जाग जाती है। यानी कि यहां पर एग्रीकल्चर जब बहुत अच्छा हो रहा था और ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र इससे छिन गया, तो इसने एक्चुअल में क्या किया कि मध्य वाले भाग में ही इतनी रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए कि यहीं से सारा का सारा प्रोडक्शन आप कर सकें। तो इसने मध्य वाले रीजन में रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके इस क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा हद तक प्रदूषित कर दिया। किसके कारण? इन रासायनिक खाद और उर्वरकों के प्रयोग के कारण। और जब इनके प्रयोग से यहां की मृदा धीरे धीरे अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तित होने लगी, तो इसका परिणाम बच्चे यह हुआ कि यह क्षेत्र कहलाया विस्तीर्ण कृषि वाला। और व्हाट इज विस्तीर्ण कृषि? इसको इंग्लिश में कॉल किया जाता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इसका अर्थ होता है कि सर अब यहां पर जो भी फसल उगाई जाएगी ना, अब यह फसल के लिए, अब दूसरी बार इस फसल को उगाने के लिए सबसे पहले तो यह जो मृदा है, यह मृदा जो कि परिवर्तित हो गई है लवणीय मृदा में, इसकी लवणता खत्म की जाए। और इसीलिए आप पाएंगे कि इस रीजन में एक ही सीजन में यह भी परिवर्तित हो गई है एक्चुअल में लवणीय मृदा में। अब यहां की मृदा से लवणता हटाने के लिए आप पाएंगे कि भाई एक ही सीजन में पंजाब वाले एरिया में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि यहां पर बेसिकली ऐसे फलों का उत्पादन, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनमें सिट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। कारण क्या है कि यहां की मृदा लवणीय हुई है तो यह लवणता भी तो घटानी पड़ेगी। अब यह पहले तक संभव था परंतु आज वर्तमान में संभव नहीं है। कारण क्या है कि यहां की मृदा इतनी ज्यादा लवणीय हो गई है कि आज वर्तमान में आप पाएंगे इसकी उर्वरा शक्ति भी कम हो गई है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यहां पर उत्पादन नहीं हो सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि रासायनिक खाद और उर्वरकों के उपयोग के बिना अब यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। यह है बेसिकली इस पंजाब रीजन की समस्याएं जो कि इसका यानी कि इसकी विशेषता का ही परिणाम दिखाई देती हैं। याद रखिएगा कि यहां पर पंजाब रीजन को हमने खत्म किया है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली, और साथ में उसकी विशेषताओं और उसकी कुछ समस्याओं के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब याद रखें कि यहां पर जो सीमांत क्षेत्र है वो तो हमेशा पाकिस्तान के साथ विवाद में रहता ही है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई जो सीमांत एरिया रहेगा पंजाब में आपको समस्याएं भले ही न्यूज में सुनने के लिए ना मिलती हैं, न्यूज में इवन सुनने के लिए मिलती हैं, परंतु जनरली उन न्यूज को कवर अप नहीं किया जाता है। परंतु यहां पर जम्मू कश्मीर जैसी समस्याएं एक समय पर थी, अब वर्तमान में उतनी विध्वंसक नहीं है, परंतु खालिस्तान जैसी समस्याएं आज भी आपको इस एरिया में मौजूद दिखाई
देती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आई थिंक मुझे पता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करना है, इस पर इंगेजमेंट लाना है और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में अवश्य देकर जाना है। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए राज्य के साथ। आप बताइए कि आने वाले टाइम में यानी कि ट्यूसडे के दिन, ये पूरी की पूरी क्लास ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आप पेड बैच से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल में ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर? यहां पर AKB लाइव कोड के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह बिहेव करेगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।